लोकसभा में वंदे मातरम की 150 साल पर विशेष चर्चा। मुझे लगता है ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही नहीं बल्कि आने वाले 150 साल मजबूत नींव वंदे मातरम को लेकर रखने के लिए भी ज़रूरी हैं। पीढ़ियां बीती जो शायद वंदे मातरम को जानते हैं पर इसके महत्व को, इसकी एकजुटता की भावना का शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी जो मे बी फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, जो इस बार लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हों, संभवतः शायद वो कभी इस भावना को नहीं समझ पाएंगे कि क्या दीवानगी थी वंदे मातरम को लेकर। आज़ादी के हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किस तरीके की भावना को ये उजागर करता था आपके भीतर। तो मैं मानता हूँ कि युवा पीढ़ी और बेहतर तरीके से वंदे मातरम और इसके महत्व और ख़ास तौर पर इसकी भावना को समझे, उसके लिए मुझे लगता है कि आज जो सदन में बहस होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि ज़रूर इस बहस को सुने, हर किसी की बातों पर ज़रूर ध्यान दें। आज प्रधानमंत्री जी को एनडीए के तमाम सांसदों ने और तमाम घटक दलों ने एक साथ एकजुट होकर उनका धन्यवाद किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से और एनडीए पांचों घटक एक साथ आने की वजह से जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली है, इसके सूत्रधार मेरे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आज तमाम सांसदों ने मुलाकात कर उनको विशेष तौर पर धन्यवाद, बधाई। अरविंद केजरीवाल का हमला, मुझे भी जेल में डाला गया, मेरा अपराध केवल जनता की सेवा था। दोस्तों, इन्होंने मेरे को भी जेल में डाला था। मेरा कसूर क्या था? मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता था। दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए थे। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कितने अच्छे स्कूल बनाए थे। दिल्ली के लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के 73%, 73% लोगों को फ्री बिजली मिला करती थी। जितने अस्पताल मैंने बनाए, इन्होंने आने के बाद सारे अस्पताल बंद कर दिए, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, स्कूल बंद करते जा रहे हैं भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर। मेरा कसूर यह था कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए आवाज उठा रहा था। आज भी जब मैं यहां आ रहा था, मुझे कई लोगों के फोन आए, केजरीवाल मत जाओ नहीं तो ये झूठा केस करके दोबारा तुमको अंदर कर देंगे। मैंने कहा मैं नहीं डरता भाजपा से, 100 बार अंदर कर दे, लेकिन मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं। केजरीवाल की जान, केजरीवाल की आत्मा आप लोगों के साथ है। जब तक आप लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, केजरीवाल आपके बीच में आता रहेगा, आपका बेटा आपके बीच में आता रहेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये आंदोलन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों ने पूरे गुजरात को खड़ा किया है। अब पूरा गुजरात एक साथ एक आवाज में कहेगा, भाजपा गुजरात छोड़ो। अब मेरे को, कल मैं एयरपोर्ट पे उतरते ही मेरे को पत्रकारों ने पूछा, गुजरात के कोने कोने में शराब बिक रही है, जो नकली शराब बिक रही है, आपको इस पे क्या कहना है? ऐसा है क्या? गुजरात के कोने कोने में नकली शराब बिक रही है क्या? नशा बिक रहा है क्या? नशे के ये जो ड्रग्स बोलते हैं, कोकेन, हीरोइन बिक रही है क्या? उनको नहीं पकड़ेंगे ये लोग। नकली शराब बनाने वाले को नहीं पकड़ेंगे ये लोग। नशा बेचने वाले को नहीं पकड़ेंगे ये लोग। खेडूतों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे। खेडूतों को पकड़ पकड़, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये उन्हीं के लोग हैं। ये खुद शराब बिकवाते हैं, ये खुद नकली शराब बनवाते हैं। ये सारा पैसा कहां जाता है? इन्हीं की पार्टी में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? इन्हीं के लोग हैं कि नहीं है? फिर क्यों वोट देते हो आप लोग इनको? कसूर तो अपना ही है। हम लोगों पे डंडा चलाते हैं, हमारे बच्चों को जेल में डालते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है तो हम जाके इन्हीं पे कमल के ऊपर फूल डाल देते हैं। वंदे मातरम पर विवाद को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस झुकी, देश के बंटवारे की नींव वही थी। मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय
कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है।
दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा बहस में प्रियंका गांधी का पलटवार। बंगाल चुनाव आ रहे हैं, पीएम वंदे मातरम के बहाने राजनीति करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आप। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले में कार्यक्रम, लाखों श्रद्धालु पहुंचे। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस जब पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ, ऐसे ही दिल्ली में भी हमने, जहां गुरु साहब की शहादत लाल किले पे हुई थी, वहीं पर हमने सोचा कि बड़ा आयोजन, बड़ा समागम करेंगे। और पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। हमने कार्यक्रम से पहले यही सोचा था कि ये कार्यक्रम गुरु साहब के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ, आने वाले किसी भी हमारे भक्तजन के साथ ना हो, क्योंकि उससे पहले जब दिल्ली में लाल किले पे ही आतंकी हमला हुआ था, तो मन में थोड़ा डर था कि गुरु साहब आपकी शहादत को नमन करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम तो रखा है, पर आपके ही आशीर्वाद से ये ठीक ठाक हो जाए। सभी संत, सभी भक्त जो देश के कोने कोने से दिल्ली आए, एक दिन में लाखों लोग जो वहाँ आकर के शीश नवाया, उन्होंने पूरे समागम का हिस्सा बने। अनेकों गुरुओं ने आकर के, हमारे भक्तों ने आकर के वहाँ पर गुरबानी करी, संकीर्तन हुआ। मैं आज गुरु दरबार में शीश नवाने आई हूँ, शुक्राना करने आई हूँ गुरु साहब का कि हमारा ये समागम का भव्य कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक, सही से, बिना किसी तकलीफ के, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत सुंदर उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरे भाइयों की ओर से, हमारी सरकार की ओर से गुरु साहब के चरणों में हमारा नमन, शुक्राना। और देश में अलग अलग सरकारों ने गुरु साहब की शहादत को जिस तरीके से मनाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार की ओर से भी सबको गुरु साहब का आशीर्वाद मिले और सब लोग उनके इस शहादत को आगे वर्षों तक याद रखें और आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी ये संदेश पहुंचाए। दिल्ली सरकार ने आने वाले इस पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु साहब का 350वां शहादत दिवस जो
मनाएंगे। हम पूरे साल भर अलग अलग आयोजन करेंगे। हमने किताबें छपवाई हैं जो कि हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, ताकि हर बच्चा हर साल मनाएंगे। जैसे जैसे गुरु साहब आज्ञा करेंगे वैसे करते जाएंगे। गुरु साहब अपनी सेवा दें और हम सेवा करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।